हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्यंजन वर्ण भाग एक का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आज हम लोग सबसे पहले व्यंजन वर्ण का अर्थ, इसके भेद और विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपकी किताब में भी दिख रहा होगा और स्क्रीन पर भी आप इसको देख सकते हैं। एक परिभाषा दी गई है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर आती हो तथा स्वरों के बिना उनका उच्चारण संभव ना हो, ऐसे वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं होती हैं, जैसे क, ख, ग आदि। इसका क्या मतलब निकलता है? देखिए, इसका अर्थ ये है कि तीन चीज़ें इन्होंने बताई इस एक छोटी सी परिभाषा के माध्यम से कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बाहर रुक कर आवे। दूसरी बात बनाई कि जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना ना हो। तीसरी बात, ये जो ध्वनियाँ हैं स्वतंत्र नहीं होती हैं, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण संभव नहीं है। और स्वतंत्र रूप से अगर इनका उच्चारण संभव नहीं है तो क्या बात आएगी? तब कह रहे हैं कि इनका उच्चारण करने के लिए इन्हें स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। किसकी? स्वरों की। स्वरों में किसकी सहायता? आ की सहायता से बोले जाते हैं। इस कारण से इसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्लियर? अब अर्थात आप ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से ना उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली चीज़ आ गई कि ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वतंत्र नहीं है कौन? व्यंजन वर्ण। दूसरी बात, जो व्यंजन वर्ण है ये आ की सहायता से बोला जाता है और आ की सहायता से बोले जाने के कारण व्यंजन वर्ण में आ छुपा रहता है। तीसरी विशेषता, जो व्यंजन वर्ण है इन वर्णों की संख्या अगर देखी जाए तो 33 होती है। हालांकि छोटी कक्षाओं में हम लोग व्यंजन वर्णों की संख्या 36 पढ़ते हैं, लेकिन जो मुख्य व्यंजन है उनकी संख्या 33 ही है। तो इस प्रकार से व्यंजन वर्णों के बारे में हम लोग जानना कि क्या है। व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। व्यंजन वर्ण में आ छिपा होता है और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। क्लियर? चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। व्यंजन वर्णों का भेद आपको दिख रहा होगा कि व्यंजन वर्णों का भेद आखिर कितने भागों में बांटा गया है। तो व्यंजन को अगर देखा जाए भेद के बारे में तो कई प्रकार के भेद इस आधार हैं जिनके आधार पर इसका भेद किया गया है। ये जो आपकी किताब में दिख रहा है व्यंजन के 4 भेद, ये अध्ययन की सरलता के आधार पर इसके 4 भेद होते हैं। अभी हम लोग घोष अघोष के बारे में पढ़े हैं, 2 प्रकार का होता है। प्राण वायु के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है तो 2 प्रकार का होता है। और उच्चारण के आधार पर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 8 प्रकार का होता है व्यंजन। फिलहाल आपके सिलेबस में जो है वो व्यंजन वर्णों का जो 4 भेद है, अध्ययन की सरलता के आधार पर व्यंजन वर्णों को जो 4 भागों में बांटा गया है उनका अध्ययन हम लोग करेंगे। नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 है अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन और नंबर 4 जिसे आगत कहते हैं। इसके बाद 5वां भी है जिसे हम लोग संयुक्त कहते हैं। तो एक द्वित्व व्यंजन भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो व्यंजन के मुख्य जो भेद हैं 3 हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो आज हम लोग इनके बारे में क्रम से चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे?
कह रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जब वायु कंठ से निकलती है तो मुख के किसी न किसी भाग को अवश्य स्पर्श करती है। अब किसको स्पर्श कर सकती हो? कंठ हो या ताल हो या मूर्धा हो या दंत हो अथवा ओष्ठ हो। इन भागों में से किसी न किसी भाग को अवश्य स्पर्श करती है, इस कारण से इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय ये किसी न किसी वर्ण भाग को स्पर्श कर लेते हैं, चाहे वो कंठ को कर ले, चाहे वो ताल को कर दे, चाहे वो मूर्धा को कर ले, चाहे वो दंत को कर ले, चाहे वो ओष्ठ को कर ले। इसी कारण से इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरी विशेषता स्पर्श व्यंजन की है कि स्पर्श व्यंजन जो होता है ये वर्गों में होता है। किसमें होता है? वर्ग में। वर्ग का मतलब होता है एक वर्ग के अंतर्गत समूह इनका होता है। जैसे का वर्ग में क ख ग घ ङ। इसी प्रकार चा वर्ग चा छ ज झ ञ। टा वर्ग में टा ठ ड ढ ढ़ और ता वर्ग में ता थ द ध न। पा वर्ग में पा फा ब भ म। इस प्रकार से ये वर्गों में पाए जाते हैं और वर्गों में पाए जाने के कारण इन्हें जो है वर्गीय व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। चूंकि जो इनके 5 वर्ग हैं इसलिए कभी कभी इनको पंचवर्गीय व्यंजन भी कहते हैं या पंचम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो इसके कितने नाम हो गए? स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या इसी को पंच या पंचम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये कौन है? क से लेके मा तक और एक वर्ग में 5 और पांचों वर्गों को मिलाकर इनकी संख्या 25 बताई गई है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं दूसरा जो व्यंजन का भेद है जिसे हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन है? कह रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के भाग को तो स्पर्श करती है लेकिन हल्का स्पर्श करती है या थोड़ा स्पर्श करती है। आप कह सकते हैं कि हल्का या थोड़ा स्पर्श करती है, तो उन वर्णों को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, य र ल व। और इन्हीं 4 वर्णों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्लियर? अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर कहते हैं और इनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है? 4 बताई गई है। चलिए अगला जो भेद है जिसे हम लोग कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? कह रहे हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से वायु तेजी के साथ निकलती है और तेजी के साथ निकलने के कारण इसमें रगड़ या घर्षण होती है, जिससे क्या हो जाता है? ऊष्मा निकलने लगती है और ऊष्मा से गर्मी पैदा हो जाती है। इस कारण से इसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन कहते हैं तो आप इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं कि रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से उच्चारित होने वाले जो ध्वनियाँ हैं उसे हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन की संख्या अगर देखी जाए तो हिंदी वर्णमाला में 4 हैं, तीनों सा और ह, स ह। ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। अगला देखिए हम लोग बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाएगा? तो हिंदी वर्णमाला में देखेंगे कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो कि संयुक्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। जैसे आपका यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पर छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब बात आती है कि इसको व्यंजन या तो स्वर कह दिया गया होता या व्यंजन क्यों नहीं कहा गया। तो देखिए इसका एक रीज़न है। जो संयुक्त व्यंजन है इसको व्यंजन इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि संयुक्त व्यंजन में क्या होता है? एक स्वर और 2 व्यंजन होते हैं। एक स्वर और 2 व्यंजन होते हैं। अगर छा की बात हम लोग करते हैं तो छा में कौन है? को। और सा आपको दिख रहा है ना, तो सा में भी आ है। इस प्रकार से बनता है क्या? स्व। तो एक स्वर और 2 व्यंजन होने के कारण क्या हो रहा है? इससे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, व्यंजन नहीं कहते हैं। जबकि व्यंजन में क्या होता है? एक स्वर एक व्यंजन होता है।
दूसरा वर्ण अगर हम लोग लेंगे तो आप कह सकते हैं त्रा। बिल्कुल त्रा की भी कंडीशन यही है। त्रा में देखेंगे तो आपको मिलेगा ता का आगे निकल गया और र, तो रा में भी आ है और ये कंडीशन बनेगी, एक स्वर दो व्यंजन। इसी तरह से आप ज्ञा का भी देख सकते हैं। ये आपका ज्ञा है तो आधा ज्या और या में भी आ है, इसको भी निकाल लेंगे या। इस प्रकार से एक स्वर दो व्यंजन या। और अगला आपका है जिसे कहते हैं आप स्रा। तो स्रा में भी क्या हो रहा, आधा स रा में आ है, उसको निकाल लिया, हो गया स्रा। तो इस प्रकार से जितने भी संयुक्त व्यंजन हैं उनमें क्या होता है, एक स्वर प्लस दो व्यंजन होते हैं। इस कारण से इसको व्यंजन ना कह करके संयुक्त व्यंजन कहा गया है हिंदी वर्णमाला में। आगे देखिए चर्चा होती है द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। कभी कभी आप लोगों के द्वारा क्वेश्चन सुनने को मिलता है, प्रश्न मिलता है कि ये द्वित्व व्यंजन क्या है, तो हम लोग द्वित्व व्यंजन के भी बारे में जान लेंगे कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो दो रूप में मिल जाते हैं कभी कभी, एक स्वर सहित और दूसरा स्वर रहित। तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं कि द्वित्व व्यंजन है। अर्थात एक बार जो है स्वर रहित है, स्वर रहित अर्थात स्वर नहीं है तो अर्ध रूप में होगा, और दोबारा फिर आ जाता है वही वर्ड स्वर सहित अर्थात पूर्ण रूप में हो जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे आपको मिल रहा कच्चा, तो कच्चा में देखिए चा का स्वर निकल गया है तो अर्ध चा हो गया, और पीछे फिर क्या है चा, पूर्ण चा है अर्थात इसमें स्वर है। तो स्वर रहित और स्वर सहित जब कोई वर्ण आता है तो उसे हम लोग द्वित्व व्यंजन कहते हैं। देखिए लट्टू में टा स्वर रहित और दूसरा टा स्वर सहित। मक्का में देखेंगे एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित, या एक अर्ध है दूसरा पूर्ण है। इसी प्रकार से लड्डू में भी एक स्वर रहित और एक स्वर सहित है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने व्यंजन के बारे में जाना, व्यंजन का अर्थ, व्यंजन के प्रकार के बारे में जाना।